हेलो डियर स्टूडेंट्स, पर्सनल ट्यूटर पर आपका स्वागत है। तो आज हम यहाँ पर प्लांट किंगडम को डिटेल में थोड़ा जानेंगे। इससे पहले हम मोनेरा को, प्रोटिस्टा को, किंगडम फंजाई को हम डिटेल में देख चुके हैं। तो यहाँ पर हम किंगडम प्लांटी को डिटेल में देखेंगे थोड़ा। तो किंगडम प्लांटी की अगर हम बात करें तो जैसे R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उसमें किंगडम प्लांटी को हम ये कह सकते हैं कि जो किंगडम प्लांटी की डिस्कवरी सबसे पहले, जैसे ही हम बताते हैं कि जो सेल की डिस्कवरी स्टार्टिंग में हुई थी, सेल की डिस्कवरी हमें पता है कि रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ने। रॉबर्ट हुक ने 1665 में जब सेल की डिस्कवरी की तो सबसे पहले उन्होंने जो सेल को देखा था, यानी कि नॉन लिविंग सेल को, रिजिड सेल को देखा था, एक्चुअल में वो सेल वाल को ही देखा था उन्होंने, प्लांट की सेल वाल को ही देखा था। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पुराने टाइप का ये किंगडम है प्लांट। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्लांट है, अगर हम इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इन्हीं चीज़ को, तो इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता है कि पहले क्या है, पहले प्लांट्स जो थे वो डोमिनेंट हुए, फिर उसके बाद में एनिमल्स का डोमिनेंट हुआ अर्थ पर। हमें पता है कि अगर हम रेप्टाइल्स में भी बात करें प्लांट्स में, तो सबसे पहले टेरिडोफाइट्स की तरह प्लांट्स रेप्टाइल्स में हुआ करते थे, और ये फिर इवोल्व हुए टेरिडोफाइट, जो कि हमें पता है सबसे पहले अर्थ पर रहने वाले प्लांट हम कह सकते हैं, क्योंकि ब्रायोफाइट जो थे वो वाटर में भी रहते थे जबकि अर्थ पर भी रहते थे। वहीं पर अगर हम बात करें, यानी कि वाटर में भी रहते थे ब्रायोफाइट और लैंड पर भी रहते थे। वहीं अगर टेरिडोफाइट की हम बात करें तो ये अर्थ यानी कि लैंड पर प्योरली रहने वाले प्लांट्स थे। तो अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस बेसिस से भी हम इसको देख सकते हैं। पर हम यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से चलते हैं प्लांट किंगडम पर। प्लांट किंगडम, पहली चीज़ हमें ये जानना है कि जो प्लांट किंगडम है वो क्या है। एक यूकैरियोट के अंदर आने वाला प्लांट किंगडम है। प्लांट किंगडम क्या है? यूकैरियोट है। और यूकैरियोट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी कि यूकैरियोट के अंदर क्या होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। उसके बाद में जो मैं पहले मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर प्लांट किंगडम के लिख देता हूँ। पहला है ये यूकैरियोट होते हैं। दूसरा, इनमें न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डिफाइंड होता है। और हम बात करते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। उसके बाद में जो प्लांट किंगडम है इसके अंदर और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसमें जो सेल वाल का फॉर्मेशन होता है, हमें पता है सेल वाल होती है प्लांट के अंदर, और सेल वाल जो होती है ये सेलुलोज की बनी होती है। और अगर हम डिटेल में जाए तो सेलुलोज के बाद में इसमें हेमी सेलुलोज भी होता है, हेमी सेलुलोज भी होता है, पैक्टिन भी होता है, प्रोटीन भी होता है। ये इतनी चीज़ें पाई जाती है इसकी सेल वाल के अंदर। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, प्रोटीन, ये सब चीज़ें इसके सेल वाल में पाई जाती हैं। उसके बाद हमें ये ध्यान देना है कि जो सेल वाल होती है इनकी, इसका फॉर्मेशन जो होता है वो सेल प्लेट के द्वारा होता है। इसका फॉर्मेशन सेल प्लेट से होता है, यानी कि जब सेल वाल का फॉर्मेशन होता है तो उस समय इस तरह का सेल प्लेट बनती है, अंदर सेल प्लेट बनती है। और इसका जो प्रेकर्सर होता है उसे फ्रेगमोप्लास्ट कहा जाता है। फ्रेगमोप्लास्ट को प्रेकर्सर कहा जाता है सेल वाल का। ये बनते हैं, उसके बाद सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, और सेल प्लेट से फिर सेल वाल बनती है। सेल वाल का फॉर्मेशन कैसे होता है, अच्छे से याद रखना है यहाँ पर, फ्रेगमोप्लास्ट के द्वारा। यहाँ पर जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो यहाँ पर सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, याद रखना है। जबकि साइटोप्लाज्म का जब डिवीज़न एनिमल सेल के अंदर होता है तो उनमें फरो फॉर्मेशन से होता है। उनके एनिमल के अंदर फरो फॉर्मेशन होता है साइटोप्लाज्म के डिवीज़न में, जबकि प्लांट के अंदर सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है।
ठीक। और क्या चीज़ों पर फोकस करना है आपको? आपको फोकस करना है कि जो प्लांट होते हैं इनके अंदर, प्लांट के अंदर सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। सेंट्रियोल क्या काम करता है? सेंट्रियोल डिवीज़न में काम करता है, सेल के डिवीज़न में काम करता है। सेंट्रियोल इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। सेंट्रोसोम्स में सेंट्रियोल होते हैं जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं और ये क्या करते हैं? सेल के डिवीज़न का काम करते हैं, परंतु ये प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट होते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। वहीं और अगर हम बात करें तो प्लांट सेल के अंदर एक सेंट्रल लार्ज वैक्यूल पाया जाता है। प्लांट सेल के अंदर एक सेंट्रल लार्ज वैक्यूल पाया जाता है जो कि जो नॉन लिविंग सब्सटेंसेस होते हैं, नॉन लिविंग सब्सटेंसेस का स्टोरेज करने का काम करते हैं। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि जो वैक्यूल होता है वो सेंटर में, इस तरह की प्लांट सेल होती है, इसके सेंटर में बहुत बड़ा एक वैक्यूल पाया जाता है और इसके कारण जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरल पाया जाता है। प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस पेरिफेरल होता है और सेंटर में लार्ज वैक्यूल होता है जो नॉन लिविंग सब्सटेंसेस को स्टोरेज करने का काम करता है। और इस वैक्यूल के शेप को वैक्यूलर शेप कहा जाता है, वैक्यूलर शेप कहा जाता है। और इसकी वजह से ये जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है इसको कहा जाता है टोनोप्लास्ट। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। और ये यहाँ पर सेल वाल होती है, सेल वाल के अंदर एक और सेल मेम्ब्रेन होती है प्लांट के अंदर। और इस तरह से ये सेल मेम्ब्रेन और वैक्यूल की मेम्ब्रेन ये दोनों मिलकर ओस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करती है प्लांट सेल की। तो प्लांट सेल के ओस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन की हम बात करें, अगर प्लांट सेल के ओस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस कौन करता है, तो आपको अच्छे से याद रखना है वैक्यूल की मेम्ब्रेन जिसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है और सेल की मेम्ब्रेन जो लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है, ये मिलकर इसको बैलेंस करने का काम करती है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। उसके बाद अगली चीज़ आपको फोकस करना है कि जो प्लांट सेल होती है इसके अंदर और क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट मिलता है इसके अंदर। क्लोरोप्लास्ट अगर हम बात करें, हम जानते हैं कि जो प्लास्टिड होते हैं, प्लास्टिड 3 तरह के होते हैं। आपको ध्यान देना है कि जो प्लास्टिड होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। प्लास्टिड को हम 3 तरह से डिवाइड करते हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। तो प्लास्टिड 3 तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अगर इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट्स यानी कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए हुआ, अगर ये पिगमेंट्स पाए जाते हैं तो ये ग्रीन कलर का होगा और ग्रीन कलर का होता है इसलिए इसे क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। तो ये ग्रीन कलर का होता है। क्रोमोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो जो क्रोमोप्लास्ट होता है इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट्स के अलावा और दूसरे पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि ज़ैंथोफिल हुआ, कैरोटीनॉइड हुआ। ये पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिनको हम सेकेंडरी या फिर एक्सेसरी पिगमेंट्स भी कहते हैं हम इनको। तो ये पिगमेंट्स इसके अंदर पाया जाता है, इसके कारण ये ग्रीन को छोड़कर और बाकी और कलर का दिखाई देता है, जैसे रेड हुआ, ब्राउन कलर का हुआ, ब्लू कलर का हुआ, और कलर यानी कि रेड को छोड़कर बाकी और कलर, ग्रीन को छोड़कर बाकी और कलर का ये दिखाई देता है क्रोमोप्लास्ट। जैसे आपने देखा होगा क्रोमोप्लास्ट के अंदर जैसे चिल्ली होती है, मिर्ची, उसका कलर रेड कलर का दिखाई देता है क्योंकि उसके अंदर पिगमेंट्स लाइकोपिन पाया जाता है। तो ऐसे और टमाटर हुआ, टमाटर रेड कलर का दिखाई देता है जब वो मैच्योर हो जाता है उस कंडीशन में। तो ये सारे कलर क्रोमोप्लास्ट के कारण होते हैं। जबकि जो लीव्स होती है, जो
फोटोसिंथेसिस के कारण जो लीव्स होती है, लीव्स का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है, ये क्लोरोफिल के कारण होता है। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ये किसी भी कलर के नहीं होते हैं, ये कलरलेस प्लास्टिड होता है। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये कलरलेस प्लास्टिड होता है। ये जो होता है ये स्टोरेज के काम होता है, यानी कि अगर प्रोटीन का भी स्टोरेज करता है, ये फैट का भी करता है और कार्बोहाइड्रेट का भी करता है। तो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट तीनों का स्टोरेज करता है ल्यूकोप्लास्ट। अच्छे से याद रखना है आपको। इसे एलियोप्लास्ट भी कहते हैं। इस तरह से इनके अलग अलग नाम होते हैं। प्रोटीन के लिए प्रोटीनोप्लास्ट भी यूज़ करते हैं हम, और एल्यूरोप्लास्ट यूज़ भी करते हैं प्रोटीन के लिए। एल्यूरो वर्ड भी यूज़ करते हैं, एल्यूरोप्लास्ट, और प्रोटीनोप्लास्ट भी यूज़ करते हैं। इसके लिए एलियोप्लास्ट यूज़ करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये चीज़ें आपको याद रखना है। उसके बाद में अब हमें देखना है कि जो प्लास्टिड होते हैं ये, इसमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, ये पिगमेंट्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के कारण ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस के कारण सारे के सारे प्लांट्स कैसे होते हैं, ऑटोट्रोफिक होते हैं। प्लांट्स कैसे होते हैं, ऑटोट्रोफिक नेचर के होते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक, ये चीज़ आपको फोकस करना है यहाँ पर। अब हम और डिटेल में जाते हैं इसमें धीरे धीरे। अब आपको फोकस करना है कि जो हमारा प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को मेनली अलग अलग कैटेगरीज में जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर कौन कौन आते हैं, प्लांट्स के अंदर कौन कौन आते हैं, तो आपको फोकस करना है। पहली एक तो एल्गी आती है, एल्गी आती है। दूसरे आते हैं ब्रायोफाइट्स, दूसरे ब्रायोफाइट्स आते हैं। तीसरे आते हैं टेरिडोफाइट। चौथे आते हैं जिम्नोस्पर्म। और पांचवे आते हैं एंजियोस्पर्म। तो प्लांट्स के अंदर एल्गी भी आती है, ब्रायोफाइट भी आते हैं, टेरिडोफाइट भी आते हैं, जिम्नोस्पर्म भी आते हैं और एंजियोस्पर्म आते हैं। एल्गी जो है ये लोअर प्लांट्स होते हैं, लोअर प्लांट्स होते हैं, और ये एंजियोस्पर्म होते हैं, ये सबसे वेल डेवलप्ड यानी कि हायर प्लांट्स होते हैं। इनमें भी दो तरह के होते हैं, एंजियोस्पर्म के अंदर भी डाइकोट और मोनोकोट। ये मोनोकोट है और एक डाइकोट है। अगर इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पहले डाइकोट विकसित हुए, मोनोकोट बाद में आए हैं, ये आपको याद रखना है। और इवोल्यूशन इसी तरह से हुआ, एल्गी आए, फिर ब्रायोफाइट्स आए, फिर टेरिडोफाइट आए, फिर जिम्नोस्पर्म आए, फिर एंजियोस्पर्म आए। एंजियोस्पर्म में पहले डाइकोट आए, फिर मोनोकोट आए, आपको याद रखना है। अब इसमें से बहुत तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। एल्गी की जो लाइफ साइकिल होती है वह हैप्लॉइड होती है, लाइफ साइकिल हैप्लॉइड होती है। ब्रायोफाइट भी हैप्लॉइड होते हैं। टेरिडोफाइट में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों बराबर मात्रा में पाए जाते हैं, यानी कि हैप्लॉइड भी होते हैं। हैप्लॉइड स्टेज को कहा जाता है गैमेटोफाइट स्टेज, हैप्लॉइड को कहा जाता है गैमेटोफाइट स्टेज, और डिप्लॉइड स्टेज को कहा जाता है स्पोरोफाइटिक स्टेज। डिप्लॉइड को कहा जाता है स्पोरोफाइटिक स्टेज कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। 2n को स्पोरोफाइटिक स्टेज कहा जाता है। अब यहाँ पर फोकस ये करना है किस तरह से आपको याद रखना है ये चीज़ें। जैसे आपने देख लिया कि ये एल्गी है, ये एल्गी है, ये ब्रायोफाइट है, ये टेरिडोफाइट है,
ये जिम्नोस्पर्म है, ये एंजियोस्पर्म है। अब आपको इस तरह से याद रखना है, यहाँ पर स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट में आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके बाद ये देखिए, यहाँ पर हैप्लॉइड स्टेज होती हैं, ये हैप्लॉइड स्टेज डोमिनेंट है, ये हैप्लॉइड स्टेज डोमिनेंट है यहाँ पर। अब ये हैप्लॉइड से यहाँ पर डिक्रीज होती जा रही है, हैप्लॉइड स्टेज यहाँ पर धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है, और यहाँ पर टेरिडोफाइट के यहाँ पर बराबर मात्रा में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, यहाँ पर बराबर मात्रा में हैप्लॉइड स्टेज और डिप्लॉइड स्टेज। ये डिप्लॉइड आपने इधर वाली डिप्लॉइड मान ली, ये हैप्लॉइड मान ली। देखो यहाँ पर ये हैप्लॉइड स्टेज धीरे धीरे यहाँ पर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थी, अब यहाँ पर डिक्रीज होती जा रही है, हैप्लॉइड स्टेज यहाँ पर डिक्रीज होती जा रही है। आप इधर भी देख सकते हो, ये क्या था, ये हैप्लॉइड है और ये डिप्लॉइड स्टेज है, 2n है। ये 2n क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है इधर जाने पर, और ये हैप्लॉइड स्टेज है ये घटती जा रही है। यहाँ पर जाकर ये 2n बढ़ रही है कंटिन्यू, और ये क्या है, इस तरह से इधर देखो 2n यहाँ लगातार क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी यहाँ पर, और इस तरह से एंजियोस्पर्म पूरी तरह से 2n हो जाएंगे। यहाँ पर हैप्लॉइड स्टेज बिल्कुल ख़त्म होती जाएगी। तो आप इस तरह से देख सकते हो कि ये वाली जो स्टेज है पूरी की पूरी ये वाली जो स्टेज है, ये आप इसको कंसिडर कर सकते हैं n, यानी कि हैप्लॉइड स्टेज। और ये क्या है, ये इसको आप डिप्लॉइड मान सकते हो 2n। यहाँ पे 2m बिल्कुल कम था, धीरे धीरे बढ़ने लगा है, ये 2n पूरा हो चुका है। तो इस तरह से, यानी कि एल्गी में हैप्लॉइड स्टेज डोमिनेंट है, ब्रायोफाइट में भी हैप्लॉइड स्टेज डोमिनेंस है, टेरिडोफाइट में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड बराबर है। देखो ये डिप्लॉइड मान ली आपने 2n, और ये हैप्लॉइड मान ली, तो ये दोनों स्टेज बराबर हैं। जिम्नोस्पर्म के अंदर अगर हम बात करें तो 2n डोमिनेंट है, वहीं एंजियोस्पर्म में भी 2n यानी कि डिप्लॉइड स्टेज डोमिनेंट है। तो ये आपको ध्यान देना है यहाँ पर, यानी कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो स्पोरोफाइटिक कंडीशन डोमिनेंट होती है उनमें, जबकि एल्गी ब्रायोफाइट इनमें आपकी हैप्लॉइड यानी कि गेमेटोफाइट स्टेज डोमिनेंट होती है। इस चीज़ पर फोकस करना है, इससे कई बार लगातार क्वेश्चन आता है। अब आपको ध्यान देना है कि जो एल्गी होती है इनमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है, एल्गी के अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है, ये ध्यान देना है। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन क्यों नहीं होता है, जिन ऑर्गेनिज्म में आपको याद रखना है, मियोसिस जो होती है वो जनरली आपके दो तरह की होती है। एक होती है गैमेटिक मियोसिस, गैमेटिक मियोसिस होती है एक, और एक होती है स्पोरोटो की, या फिर इसको जाइगोटिक भी हम कह सकते हैं, जाइगोटिक मियोसिस। तो मियोसिस दो तरह की होती है, एक होती है आपकी गैमेटिक मियोसिस और एक होती है गैमेटिक मियोसिस और एक होती है आपकी जाइगोटिक मियोसिस। गैमेटिक मियोसिस क्या मतलब है, यानी कि अगर हमारे गैमेट्स जो होंगे, अगर गैमेट्स का फॉर्मेशन गैमेट्स का फॉर्मेशन अगर मियोसिस से होगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन अगर मियोसिस से होगा तो उसे गैमेटिक मियोसिस कहेंगे, और अगर जाइगोट के अंदर मियोसिस होगी तो उसे जाइगोटिक मियोसिस कहेंगे। तो ये सिंपल सा तरीका होता है। जैसे कि आप देखिए, कोई बॉडी हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड से क्या होगा, यहाँ पर माइटोसिस होगी, हैप्लॉइड से माइटोसिस होगी, और इस तरह से एन गैमेट्स बनेंगे। गैमेट्स के बाद में जाइगोट बनेगा 2n, और 2n के अंदर वापस मियोसिस होगी, 2n के अंदर वापस मियोसिस होगी, और मियोसिस के कारण वापस क्या बनेंगे, इस तरह से गैमेट्स अगर बनते हैं
तो यानी कि गैमेट फॉर्मेशन के समय मियोसिस हो रही है, इसलिए इसे हम कहेंगे गैमेटिक मियोसिस। इसलिए हम इसे गैमेटिक मियोसिस कहेंगे। जबकि अगर फॉर्मेशन क्या होगा, अगर इसका ही फॉर्मेशन हम देखते हैं, जैसे कि ये N है, N से आपका 2N बनता है, फिर 2N में क्या होगा आपका, जाइगोट में अगर मियोसिस होगी, जाइगोट के अंदर मियोसिस होकर, जाइगोट के अंदर मियोसिस होकर अगर बॉडी हैप्लॉइड बन रही है तो उसे जाइगोटिक मियोसिस कहेंगे। तो दो तरह की मियोसिस होती है, एक गैमेटिक मियोसिस होती है और एक जाइगोटिक मियोसिस होती है। तो इसके कारण, क्योंकि यहाँ पर जाइगोट में अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर जाइगोट में क्या होगी, मियोसिस हो गई, तो उसके बाद में आपको पता है कि गैमेट्स का फ्यूज़न होगा। गैमेट का जब फ्यूज़न होता है तो उससे जाइगोट बनता है, और जाइगोट जब ग्रोथ करता है तो इससे एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो जब ग्रोथ करता है तो उससे कोई ऑर्गेनिज्म बनता है। पर अगर जाइगोट में मियोसिस हो जाए तो आप जानते हैं एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। तो यही कारण है कि आपके जो लोअर प्लांट्स होते हैं, जैसे कि एल्गी होती है, उसके अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये आपको याद रखना है। जो एल्गी होती है, एल्गी को भी हमने डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है। एल्गी को भी 3 बेसिक क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है। पहली होती है क्लोरोफाइसी, पहली होती है क्लोरोफाइसी, दूसरी होती है फियोफाइसी, दूसरी होती है फियोफाइसी, तीसरी होती है रोडोफाइसी। एल्गी 3 तरह की होती है। 3 क्लासेस में हमने एल्गी को डिवाइड किया है। पहली होती है क्लोरोफाइसी, दूसरी होती है फियोफाइसी, तीसरी होती है रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी का मतलब है इसमें क्लोरोफाइसिस का मतलब है कि यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट्स पाए जाते हैं। यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट्स पाए जाते हैं, यानी कि ग्रीन पिगमेंट्स पाए जाते हैं, और इसलिए इसे ग्रीन एल्गी कहा जाता है। इसे ग्रीन एल्गी कहा जाता है क्लोरोफाइसी को। फियोफाइसी के अंदर ब्राउन पिगमेंट्स पाए जाते हैं, इसको ब्राउन एल्गी कहा जाता है। और रोडोफाइसी को रेड एल्गी कहा जाता है। जो रेड एल्गी होती है, रेड एल्गी में आपको ध्यान ये रखना है कि जो रेड एल्गी होती है सबसे डीपेस्ट वाटर के अंदर रहती है। सबसे डीप वाटर में रहने वाली एल्गी रेड एल्गी होती है, ये ध्यान देना है आपको। क्लोरोफाइसी के अंदर जो फोटोसिंथेटिक एपरेटस होता है, यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट का शेप चेंज होता रहता है, यानी कि वेरिएबल शेप पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट के। क्लोरोप्लास्ट का शेप वेरिएबल होता है, किसी के अंदर स्टार शेप क्लोरोप्लास्ट मिलता है तो किसी के अंदर आपको स्फेरिकल शेप मिलता है, किसी के अंदर रोड शेप मिलता है। इस तरह से अलग अलग तरह के पाए जाते हैं। जैसे जिग्नेमा एक एल्गी होती है, इसके अंदर स्टार शेप क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो सब में डिफरेंट तरीके के पाए जाते हैं। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट आपको ये याद रखना है, क्लोरोप्लास्ट का शेप डिफरेंट होता है। फियोफाइसी के अंदर अगर हम बात करें तो फियोफाइसी के अंदर ब्राउन पिगमेंट्स पाए जाते हैं। फियोफाइसी के अलग अलग एग्जाम, यहाँ पर सबसे कॉम्प्लेक्स एल्गी हम कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें इस तरह का बॉडी स्ट्रक्चर होता है। नीचे जो इसका बेस होता है इसको हम फोन्ड कहते हैं। यहाँ पर एक ब्रांच होती है, इसको हम स्ट्रिप कहते हैं, और इस तरह से ये बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो ये 3 पार्ट्स इसमें पाए जाते हैं, फोन्ड, स्ट्रिप और बॉडी इसके अंदर। तो आपको ये फोकस करना है।
वहीं अगर हम बात करें रोडोफाइसी के अंदर, तो रोडोफाइसी के अंदर सेक्सुअल मोटाइल स्टेज एब्सेंट होती है। यहाँ पर मोटाइल स्टेज पूरी तरह से एब्सेंट होती है, आपको ये याद रखना है। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जो होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स बनता है। यहाँ पर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट यहाँ पर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, ये आपको याद रखना है। एनसीईआरटी में बिल्कुल लिखा हुआ है। इनके एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है। इसमें आता है क्लेमाइडोमोनस आता है, यूलोथ्रिक्स आता है, वोल्वोक्स आता है, स्पाइरोगायरा आता है। ये सारे के सारे क्लोरोफाइसी के अंदर आते हैं। इसके अंदर लेमिनरिया आता है, एक्टोकार्पस आता है, केल्प सबसे बड़ी एल्गी होती है, याद रखना है। केल्प सबसे बड़ी एल्गी आती है जिसका लेंथ लगभग 100 मीटर होती है, 100 मीटर लेंथ होती है। वो सबसे बड़ी एल्गी जो है वो फियोफाइसी के अंदर आती है। उसके बाद फ्यूकस जो होती है ये डिप्लॉइड कंडीशन पाई जाती है इसके अंदर, तो ये फ्यूकस भी यहाँ पे डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल यहाँ पर पाई जाती है इसकी। इसके अंदर अगर हम बात करें रेड एल्गी के अंदर, तो इसमें आता पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया, उसके बाद ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। तो पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम ये रेड एल्गी के अंदर आते हैं। फियोफाइसी के अंदर लेमिनरिया, एक्टोकार्पस, केल्प, फ्यूकस ये आते हैं। और क्लोरोफाइसी के अंदर क्लेमाइडोमोनस, यूलोथ्रिक्स, वोल्वोक्स, स्पाइरोगायरा ये आते हैं। ध्यान ये देना है कि जो एल्गी होती है ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का इवोल्यूशन जो करती है वो एल्गी ही करती है। अर्थ पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन इवोल्यूशन एल्गी ही करती है। और जो एल्गी होती है ये डिफरेंट तरीके के यूज़ में आती है, यानी कि इसका यूज़ जैसे बहुत सारे हम बात करेंगे जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया का, तो आगार जो होता है केमिकल सब्सटेंस उसको प्रोड्यूस करने में होती है। बहुत सारी एल्गी जो होती है वो न्यूट्रिशन की तरह यूज़ होती है। जैसे हम बात करें यूनिसेलुलर एल्गी जो होती है, स्पाइरोगायरा हुआ, जैसे क्लोरेला हुआ, तो क्लोरेला, स्पाइरोगायरा इनको न्यूट्रिशन के रूप में यूज़ किया जाता है, स्पेस ट्रेवलर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो आज हमने एल्गी के बेसिक्स को जाना, इसके बाद हम ब्रायोफाइट और फिर टेरिडोफाइट्स को डिटेल में देखेंगे।